धातु रोग, इस समस्या के लिए, इस रोग के लिए मुझे सबसे अधिक आप लोगों के फ़ोन और मैसेज प्राप्त होते हैं। और एक कमाल की बात और आपको मैं बताऊं, उनमें से अधिकतर लोगों को जो दावा करते हैं कि उन्हें धातु रोग की समस्या है, दरअसल उन्हें कभी वो समस्या थी ही नहीं। क्या है सारा ये मामला? क्यों मैं आखिर धातु रोग से पीड़ित कुछ ही लोगों को इसकी दवा देता हूँ? क्यों अधिकतर लोगों को इस समस्या के लिए दवा की आवश्यकता नहीं होती है? साथ ही इस समस्या के लिए मेरे 3 अत्यंत ही प्रभावशाली नुस्खे मैं आपको बताऊंगा और साथ ही शिलाजीत के विषय में कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जो आपका भ्रम है शिलाजीत को लेकर, उसे मैं आज तोड़ने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी अधिक जानकारी आज एक छोटे से वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से 2 छोटी छोटी बातें करना चाहूँगा, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, मुझे हाल फिलहाल में आप लोगों से सुनने को मिल रहा है कि मेरे नाम से कुछ लोग आपको दवाइयों के लिए पैसे मांग रहे हैं और आपको दवाइयाँ मिल भी नहीं रही है। तो आप सभी को मैं बता देना चाहूँगा कि मुझसे संपर्क करने का केवल एक ही माध्यम है, वो है स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ फ़ोन नंबर। अन्य कोई भी फ़ोन नंबर मेरा नहीं है, मैं प्रयोग नहीं करता हूँ। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं आगे से कभी किसी को फ़ोन नहीं करता हूँ। तो अगर कभी आपको कोई भी फ़ोन मिले जिसमें वो व्यक्ति दावा करता हो कि मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा बोल रहा हूँ या डॉक्टर रोबिन शर्मा के यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो आपको पूरी तरह से सावधान हो जाना चाहिए। मैं एक बार दोबारा आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, मैं आगे से कभी किसी को फ़ोन नहीं करता हूँ। तो समझ जाइए कि वो फ़ोन मेरा नहीं है। और दूसरी बात, आप में से कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ। तो आप सभी से मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। अपने बोलने का तरीका मैं शायद ही बदल पाऊँ, परंतु आप मेरे बोलने की गति को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। YouTube की सेटिंग के ऊपर आप जाकर वीडियो की गति को 1.25 या 1.5 तक कर सकते हैं। इस प्रकार आपको जल्दी सारी जानकारी मिल जाएगी, आपकी समस्या भी दूर और मेरे ऊपर बोलने का तरीका बदलने का भी कोई दबाव नहीं रहेगा। धन्यवाद। चलिए अब आते हैं अपने मुख्य विषय पर और सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर धातु रोग होता क्या है। दरअसल वीर्य का अनैच्छिक स्खलन होना, अर्थात आपकी इच्छा के विरुद्ध वीर्य का आपके शरीर से बाहर निकल जाना, वो चाहे किसी भी कारण या किसी भी अवस्था के चलते क्यों ना हुआ हो, वो धातु रोग की श्रेणी में आता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें पेशाब के साथ, पेशाब से पहले या पेशाब के बाद, मल त्याग करते समय उससे पहले या उससे बाद, इसके अलावा स्त्री का थोड़ा सा विचार मात्र करने से या फिर बिना विचारे ही लिंग से पानी के जैसा स्राव होना प्रारंभ हो जाता है, जिसे सामान्य भाषा में धातु रोग के नाम से जाना जाता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक इसे कोई बीमारी मानते ही नहीं हैं। वहीं आयुर्वेद में भी इस विषय के ऊपर, इस रोग के ऊपर कोई स्वतंत्र रूप से चर्चा नहीं की गई है। इसे प्रमेय रोग के अंतर्गत ही सम्मिलित किया गया है, परंतु आधुनिक आयुर्वेद विद्वानों के मतानुसार यह एक स्वतंत्र व्याधि है और उन्होंने इस रोग को स्वतंत्र व्याधि मानकर इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस व्याधि हेतु औषधियों के विषय में बतलाया है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस रोग के पीछे कारण क्या है, क्योंकि जब तक कारणों को दूर ना किया जाए तब तक संपूर्ण रूप से रोग से छुटकारा प्राप्त करने का आपका लक्ष्य कभी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण मैं जिसे मानता हूँ वो है कब्ज की समस्या, पाचन तंत्र की निर्बलता। अधिकतर, जी हाँ, अधिकतर रोगियों में यही समस्या का कारण होता है धातु रोग के पीछे। कब्ज के चलते गैस, एसिडिटी, पेट में अफारा आना जैसी समस्याएं बड़ी ही सामान्य सी बात हैं और यही समस्याएं धातु रोग को इतना बड़ा रूप दे देती हैं।
और इसी कारण, मात्र इसी कारण मैं अधिकतर धातु रोग से पीड़ित रोगियों को धातु रोग हेतु कोई भी औषधि नहीं बताता हूँ, कोई भी औषधि उन्हें नहीं देता हूँ, बल्कि उन्हें अपने पाचन तंत्र को सामान्य बनाने वाली औषधियों से परिचित करवाता हूँ। उनके विषय में उन्हें जानकारी देता हूँ जो सुनकर उन्हें थोड़ा अटपटा लगता है। उन्हें लगता है कि मैं उनकी समस्या को हल्के में ले रहा हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। ऐसा करने के पीछे कारण है आयुर्वेद का प्रथम चिकित्सा सिद्धांत, अर्थात निदान परिवर्जन, कारण से दूरी बनाना। और इसी उद्देश्य हेतु मैं उनके पाचन तंत्र की निर्बलता को दूर करने के लिए, कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए औषधियाँ बतलाता हूँ। और अगर इसके पश्चात भी समस्या बची रहती है तभी मैं अन्य औषधियों का प्रयोग करने की सलाह देता हूँ। दूसरा प्रमुख कारण है शरीर में उष्णता उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक प्रयोग करना, चाहे वो किसी प्रकार के मादक पदार्थ हो या फिर अधिक मिर्च मसालेदार पित्त को प्रकोपित करने वाले आहार हो। इसके अलावा उचित पोषण का अभाव, नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र की कमजोरी, साथ ही साथ अप्राकृतिक मैथुन, विशेष तौर पर अति मैथुन, या फिर सारे दिन अश्लील विषयों के विषय में सोचते रहना, देखते रहना, उन्हें अनुभव करते रहना, अपने मन में स्मरण करते रहना, धीरे धीरे इस समस्या को बड़ा रूप दे देते हैं, जिसके फलस्वरूप रोगी बहुत अधिक कमजोरी अनुभव करता है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा, आलस्य, सुस्ती से भरा हो जाता है। नींद अच्छी प्रकार से नहीं आती या फिर बहुत अधिक नींद आती है। दिन प्रतिदिन आंखें कमज़ोर होती जाती हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल जल्दी सफ़ेद होने लग जाते हैं, चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई देने लगता है। छोटा सा कार्य भी पर्वत के समान विशाल दिखाई देता है। शरीर की ओज, कांति दिन प्रतिदिन क्षय होना प्रारंभ हो जाती है। और सबसे खास बात, रोगी का आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन कम होता जाता है। पौरुष क्षमता से संबंधित विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है, जैसे शीघ्र पतन, आंशिक व संपूर्ण नपुंसकता आदि अन्य समस्याएं। तो ऐसे में सर्वप्रथम समस्या के कारणों को पहचान कर उनसे दूरी बनाना प्रारंभ कर देना आपको अत्यंत आवश्यक है। अगर केवल इतना करने मात्र से आपको संपूर्ण लाभ ना प्राप्त हो, तभी आप औषधियों के विषय में विचार करें। एक बात मैं आपको अच्छे से बता देना चाहूँगा, यह रोग ना एक दिन में पैदा होता है, ना एक दिन में ठीक हो सकता है। तो अगर इस उद्देश्य से, इस धारणा के साथ आप अपना इलाज करवाने का प्रयास करेंगे कि चंद हफ्तों के प्रयास से, चंद हफ्तों की औषधियों के प्रयोग मात्र से मुझे अपने रोग से सदा सदा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, तो माफ़ी चाहूँगा। आप एक भ्रम जाल में डूबे हुए हैं। आप एक ऐसे झूठ को सच मानने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें आगे चलकर आपको निराशा प्राप्त होगी। इस रोग से, इस समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जिस चीज़ की सबसे अधिक आवश्यकता है वो है धैर्य। धैर्य आपको अवश्य बनाए रखना होगा। चलिए, अब मैं आपको अपने 3 बेहद ही प्रभावशाली नुस्खों से परिचित करवाता हूँ। ये तीनों नुस्खे अपने आप में बड़े विशेष हैं। मेरे 3 नुस्खों की श्रृंखला के समान पहला नुस्खा सामान्य जन वर्ग के लिए होगा, अर्थात बेहद ही सामान्य कीमत, सामान्य सी मेहनत पर तैयार होने वाला ये नुस्खा होगा। वहीं दूसरा नुस्खा मध्यम श्रेणी वाला होगा, जिसके लिए आपको सामान्य से थोड़ी अधिक मेहनत और थोड़े अधिक धनबल की आवश्यकता होगी। वहीं तीसरे नुस्खे को अमीरी नुस्खा आप कह सकते हैं, उसके लिए आपको विशेष संसाधनों की अत्यंत अधिक आवश्यकता हो। इन नुस्खों के विषय में जानने से पूर्व एक बात अवश्य ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी नुस्खे का संपूर्ण लाभ तभी प्राप्त हो पाएगा जब आपका पाचन तंत्र सबल बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नुस्खे के विषय में जानते हैं। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी गिलोय सत्व, शिलाजीत और शहद की। जी हाँ, मात्र 3 चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। आपको लेना होगा आधा ग्राम शिलाजीत, 1 ग्राम गिलोय सत्व और 2 ग्राम शहद। इन तीनों को अच्छी प्रकार से मिलाकर आप चाट लीजिए। सुबह शाम भोजन के पश्चात यह सामान्य सा प्रयोग न केवल धातु रोग बल्कि संपूर्ण 20 प्रकार के प्रमेय रोगों से आपको छुटकारा दिलाने की अपने अंदर संपूर्ण क्षमता रखता है। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों को यह नुस्खा सुनकर मन में थोड़ी सी शंका पैदा हुई होगी कि शिलाजीत और शहद दोनों गर्म होते हैं, परंतु
आपको अपने मन से ये भ्रम निकाल देना चाहिए। शिलाजीत और शहद दोनों ना तो उष्ण होते हैं ना ही शीत होते हैं। वहीं गिलोय का प्रयोग किसी भी मौसम में किसी भी प्रकृति का पुरुष आराम से कर सकता है। जी हाँ, ये तीनों ही चीज़ें किसी भी प्रकृति वाले किसी भी मौसम में प्रयोग करके लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। बेहद ही सामान्य कीमत पर तैयार होने वाला यह नुस्खा ऐसे ऐसे रोगियों को ठीक कर चुका है जो अपनी समस्या के लिए, अपने रोग के लिए हजारों लाखों रुपयों की दवा खाकर बैठे थे, तब भी उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु इस सामान्य से नुस्खे का धैर्यपूर्वक प्रयोग उन्हें लाभ की प्राप्ति करवाया था। तो दोस्तों, यह था पहला नुस्खा धातु रोग हेतु। दूसरा और तीसरा नुस्खा मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो पहले ही काफ़ी बड़ा हो चुका है और जो दूसरा और तीसरा नुस्खा है वो अपने आप में काफ़ी विस्तृत नुस्खे हैं, अतः उनके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता होगी। वह वीडियो मैं आपके लिए 25 तारीख को लेकर आऊँगा, अर्थात कल का दिन छोड़कर परसों वो वीडियो आएगा, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आज्ञा चाहता हूँ, मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।